हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू एट नीट गुरुकुलम एजुकेशनल चैनल। हम लोग सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ क्लास 9th NCERT पढ़ रहे हैं। आज इसका 6th पार्ट हम लोग स्टडी करेंगे। आज के पार्ट में हम लोग समझेंगे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के विषय में समझेंगे। अगर समय मिला, समय रहा तो आज हम लोग थोड़ा सा आगे भी बढ़ेंगे। सेल चैप्टर खत्म करने के बाद हम लोग इसमें कुछ एस्टोनिशिंग फैक्ट जानेंगे और इसके बाद टिश्यू की बात करेंगे। चलिए, तो हम लोग विदाउट वेस्टेज टाइम हम लोग अपने आगे की स्टडी शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। हम लोग समझते हैं क्या कहता है। ये जो आपको ऑर्गेनल स्क्रीन पर दिख रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये जो ऑर्गेनल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है माइटोकॉन्ड्रिया है। यदि आप ध्यान से देखिए तो ये डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गन दिख रहा है। डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गन दिख रहा है। एक बाहर का मेम्ब्रेन स्मूथ है, अंदर का मेम्ब्रेन इनफोल्डेड है। अंदर का मेम्ब्रेन इनफोल्डेड है। चलिए, क्या कह रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफन कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग सेल का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग सेल का पावर हाउस कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि विच ऑर्गेनल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, तो आपका आंसर होना चाहिए जस्ट इमीडिएटली आपका आंसर होना चाहिए इट इज माइटोकॉन्ड्रिया विच इज ऑफन टर्म्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग सेल का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग सेल का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज टर्म्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस कहलाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फूड का ऑक्सीडेशन होता है और फूड के ऑक्सीडेशन के बाद एनर्जी प्रोड्यूस होता है। बिकॉज दे सप्लाई एनर्जी नीडेड फॉर सेलुलर एक्टिविटी। पहला यही क्वेश्चन आता है कि why is mitochondria known as power house of the cell? तो it is because mitochondria provide energy needed by the cell for their proper functioning। सेल को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए, प्रॉपरली वर्क करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होता है वो क्या माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड कराता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया टू मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होता है। आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड पोरस। बाहर का मेम्ब्रेन स्मूथ होता है, पोरस होता है, छिद्रयुक्त होता है। इनमें पोर्स पाए जाते हैं और पोर्स इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि जो सब्सटेंसेस है वो इसके अंदर जा सके। इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड क्रिस्टी। और इनर मेंबर क्रिस्टी के रूप में मॉडिफाइड होता है। क्रिस्टी के रूप में मॉडिफाइड होता है। वाई? तो क्रिस्टी के रूप में मॉडिफाइड होता है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर केमिकल रिएक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो उसकी सरफेस को एरिया को बढ़ाने के लिए इनफोल्डेड रहता है। एंड फैसिलिटेट एनर्जी प्रोडक्शन, ताकि केमिकल रिएक्शन को ज्यादा एरिया मिले, केमिकल रिएक्शन ज्यादा हो सके और मोर एंड मोर एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। देखिए, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन द सेल, इसमें नहीं दिया हुआ, आगे समझ लीजिए कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन द सेल, सेल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे ये डिपेंड करता है कि सेल कितना एक्टिव है। सेल जितना एक्टिव होगा, मोर द एक्टिव हायर द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। हायर द एक्टिव सेल मोर इज द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन द प्रेजेंट। सेल जितना ज्यादा एक्टिव होगा उनमें उतना ही ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ग्लूकोज एंड अदर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन टू प्रोड्यूस एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है, जैसा फूड ग्लूकोज के रूप में आता है C6H12O6, ये ब्रेकडाउन होता है और ये प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है, एंड इट रिलीज एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस
इट इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। और सेलुलर रेस्पिरेशन का फाइनल स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन कहां होता है, ये भी ध्यान रखना है। फाइनल स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए नीट लेवल का अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया, सेलुलर रेस्पिरेशन फाइनल प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, और सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा आगे कहता है क्या, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जो एनर्जी रिलीज होता है माइटोकॉन्ड्रिया यानी क्या, किस रूप में करता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में, एटीपी के रूप में, जिसे हम लोग एनर्जी क्वाइन भी कहते हैं। एनर्जी क्वाइन ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इज ऑल्सो नोन एज एटीपी और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे प्लास्टिड की। प्लास्टिड जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, प्लास्टिड क्या है, ये भी डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल है। इसमें देखिए बाहर का मेम्ब्रेन तो स्मूथ है, ये केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, पहला पॉइंट याद रखिएगा, ओनली इन प्लांट सेल, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। डबल मेम्ब्रेनस होता है, बाहर का मेम्ब्रेन तो स्मूथ है, आउटर मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है स्मूथ है, इनर मेम्ब्रेन फिर मॉडिफाइड इनटू ग्रैना एंड स्ट्रोमा। इनर मेम्ब्रेन जो है, इनर मेम्ब्रेन मॉडिफाइड रहता है, किस रूप में, ग्रैना एंड स्ट्रोमा के रूप में। आपको इसके बारे में बताते चले, फिर आगे बात करेंगे। आपको बता देते हैं कि जो ग्रैना है, ग्रैना में क्वाइन लाइक का स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे थाइलेक्वाइड कहते हैं। क्वाइन लाइक का स्ट्रक्चर, इसे क्या कहते हैं, थाइलेक्वाइड। इसमें लाइट रिएक्शन कंप्लीट होता है, इस दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन यहीं पर रिलीज हो जाता है, यहाँ जो वाटर है, वाटर स्प्लिटअप हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में। तो हाइड्रोजन H+ आयन के रूप में स्ट्रोमा में आ जाता है, जहां ये हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर के ग्लूकोज का निर्माण करता है। ठीक है, ये आयनाइड हो जाता है, यानी जो सोलर एनर्जी होता है, आयनिक एनर्जी किस में आता है, थाइलेक्वाइड में आता है, ग्रैना में आता है, जहां लाइट रिएक्शन होता है, और लाइट रिएक्शन के दौरान वाटर स्प्लिटअप होता है हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन के रूप में। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है और हाइड्रोजन आयन को स्ट्रोमा में भेज दिया जाता है, जहां कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर के, जहां ये कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में रिड्यूस कर देता है। चलिए आगे समझते हैं एनसीईआरटी बुक क्या कह रहा है। You have learnt mitochondria provide energy to the cell that comes from food। ये तो सही बात है, हम लोग पढ़े हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया फूड का ऑक्सीडेशन करता है और फूड का ऑक्सीडेशन कर एनर्जी रिलीज करता है, जिससे सेल को एनर्जी मिलती है, हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है। आगे एनिमल कैन ऑब्टेन फूड फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स व्हेनेवर plant synthesis their food in the presence of sunlight। प्लांट बीइंग ऑटोट्रॉप्स है, प्लांट ऑटोट्रॉप्स है। अब ऑटोट्रॉप होने के कारण इनमें फूड सिंथेसिस करने की एबिलिटी होती है, प्लांट में फूड सिंथेसिस करने की एबिलिटी होती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस, प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा प्लांट अपना खुद प्रिपेयर करता है। फोटोसिंथेसिस के बारे में डिटेल्स में आप क्लास 10th में पढ़िएगा। फोटोसिंथेसिस के बारे में आप डिटेल में क्लास 10th में लाइफ प्रोसेस जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें पढ़िएगा। अगर इसके बारे में जानने की इच्छा है तो 5th में से जो स्टार्ट हो रहा है, इसी टॉपिक से स्टार्ट होगा। फोटोसिंथेसिस की बात हम लोग 5th में से होने वाले क्लास में करेंगे। आपका चूंकि अलग अलग टाइम अलॉटेड है तो आप उसको भी देख सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। और ये 10th बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 10th बोर्ड से इसमें 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन श्योर एंड सर्टेन है, आना ही आना है। सो
सो इंटरेस्टेड है तो अभी देख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। बट वेयर डू प्लांट सिंथेसिस देयर फूड एंड ऑब्टेन एनर्जी, कहां? तो करा प्लांट यूज अ स्पेशल ऑर्गेनल कॉल्ड प्लास्टिड फॉर फूड सिंथेसिस एंड स्टोरेज। अब ये प्लास्टिड है, प्लास्टिड क्या है? इसको हम कह सकते हैं साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड, साइट ऑफ सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फूड, साइट ऑफ सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फूड। ये अगेन इंपॉर्टेंट टर्म आ गया कि प्लांट में फूड का सिंथेसिस, प्लांट में फूड का सिंथेसिस कहां होता है, फूड का स्टोरेज कहां होता है? तो प्लांट के प्लास्टिड यानी क्लोरोप्लास्ट में, अभी प्लास्टिड ही कहेंगे, प्लांट के प्लास्टिड में फूड का सिंथेसिस होता है, फूड की स्टोरेज होती है। प्लांट का प्लास्टिड फूड को स्टोरेज करता है, ठीक है, और सिंथेसिस भी करता है, राइट। as you have learned, plant prepare their food by the process of photosynthesis in the presence of pigment chlorophyll। प्लांट अपना फूड फोटोसिंथेसिस के द्वारा करता है, और फोटोसिंथेसिस के लिए बेसिक पिगमेंट क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, जो कैटलिस्ट की तरह काम करता है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है। क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में कैटलिस्ट की तरह काम करता है। कैटलिस्ट क्या होता है? वह सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने में मदद करता है। जैसे यहां आप देखिएगा, आप समझिएगा, क्लोरोप्लास्ट में अभी हम समझे थे, क्लोरोप्लास्ट में क्या है? ग्रेना और स्ट्रोमा, इसमें थाइलेक्वाइड है। तो थाइलेक्वाइड में क्या होता है? इसमें सोलर एनर्जी आता है, सोलर एनर्जी आता है, और सोलर एनर्जी आकर के इसमें ट्रैप हो जाता है। किसमें? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में ट्रैप हो जाता है। तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का काम है सोलर एनर्जी को ट्रैप करना, और फिर उस एनर्जी को किसको? ग्रैना को देना, ग्रैनम को देना, जहां ग्रैनम उस एनर्जी का यूज होगा और वाटर स्प्लिट होगा, वाटर स्प्लिट होगा H+ और O2- आयन में स्प्लिट होगा, O2 आयन में, O2 गैस में स्प्लिट हो जाएगा। ये ऑक्सीजन वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाएगा। एट विच इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल किसमें प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट रहता है। क्लोरोप्लास्ट इज ए टाइप ऑफ प्लास्टिड दैट एब्जॉर्ब सनलाइट। वही हम जो बात कहते, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल क्या करता है? सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है, एब्जॉर्ब करता है, बचा कर रखता है। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसमें भी डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड है। और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों का इनर मेम्ब्रेन मॉडिफाइड रहता है। अब यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन विच ऑफ द सेल ऑर्गेनल इनर मेम्ब्रेन इज नॉट मॉडिफाइड। तो किसका इनर मेम्ब्रेन मॉडिफाइड नहीं रहता है? तो ये है न्यूक्लियस का इनर मेम्ब्रेन मॉडिफाइड नहीं रहता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों का इनर मेम्ब्रेन मॉडिफाइड रहता है। जहां माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टी के रूप में मॉडिफाइड होता है, वहीं प्लास्टिड यानी क्लोरोप्लास्ट का इनर मॉलिक्यूल ग्रैनम और स्ट्रोमा और ग्रैनम के रूप में मॉडिफाइड रहता है। आगे, इनसाइड क्लोरोप्लास्ट देयर इज सेमी फ्लूइड सब्सटेंस कॉल्ड स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर फ्लूइड सब्सटेंस भरा रहता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर फ्लूइड सब्सटेंस लिक्विड भरा रहता है, सेमी फ्लूइड रहता है, जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। और स्ट्रोमा में डिस्क शेप्ड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर रहता है, जिसमें क्लोरोफिल कहते हैं। अभी हम लोग बात किए ना, ग्रेना और स्ट्रोमा की बात करते हैं। लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड सुगर्स आर सिंथेसिस एंड स्टोर्ड इन स्ट्रोमा। अभी बात किए कि स्ट्रोमा में क्या होता है? सुगर सिंथेसिस यानी ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है। ग्लूकोज का स्टोरेज स्ट्रोमा में ही होता है, जो बाद में चलकर स्टार्च मॉलिक्यूल में मॉडिफाइड हो जाता है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो फोटोसिंथेसिस में अभी हम बात किए थे कि ग्रैनम में क्या होता है? वाटर स्प्लिट होता है और ऑक्सीजन रिलीज कर दिया जाता है।
फिर जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन आ जाता है स्ट्रोमा में, जहां वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज, शुगर मोलिक्यूल में ग्लूकोज में रिड्यूस कर देता है, जो बाद में स्टार्च ग्रेन्यूल्स के रूप में मॉडिफाइड होकर उसी में जमा हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रियल प्लास्टिड हैव some features similar, that is both have their own DNA, both have their own ribosomes and so they can make their own protein। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के बारे में फिर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों का अपना डीएनए होता है, यानी ये खुद बना सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों नए माइटोकॉन्ड्रिया को बना सकता है, जिस तरह से कर सकता है। साथ ही साथ इन दोनों में राइबोसोम ही होता है, राइबोसोम होने के कारण ये अपना खुद का प्रोटीन बना सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर capable to form their own protein. The characteristics suggest that both mitochondria and plastic share evolutionary history। दोनों का दोनों अपना इवोल्यूशनरी हिस्ट्री शेयर करता है, दोनों का इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, चूंकि डीएनए पाया जाता है और डीएनए होने के कारण उनके सारे जेनेटिक कैरेक्टर स्टोर्ड रहते हैं, इसलिए इनका इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पाया जाता है। आर देयर एनी अदर प्लास्टिड इन द प्लांट सेल दैट कंटेन पिगमेंट? क्या और कोई प्लास्टिड होता है? तो यस, प्लास्टिड होता है। इलियोप्लास्ट है, इसियोप्लास्ट है, फिर आप में चला जाएगा एमाइलोप्लास्ट है, यानी इसमें कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। देखिए क्रोमोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है, गेरोंटोप्लास्ट है, तो और भी कई सारे प्लास्टिड पाए जाते हैं। बट आप कम से कम दो प्लास्टिड के बारे में और जानिएगा। एक क्रोमोप्लास्ट में होता है प्लास्टिड दैट कंटेन पिगमेंट अदर देन ग्रीन पिगमेंट को छोड़कर अदर पिगमेंट, जैसे टोमेटो देखिए पकने के बाद पहले ग्रीन रहता है, फिर वो रेड हो जाता है। इसी तरह से कुछ फ्रूट्स येलो हो जाता है। तो जो कलर चेंज होता है तो कलर चेंज होने का रीजन होता है क्या? वो क्रोमोप्लास्ट में। तो एक बार जान लीजिएगा कि क्लोरोप्लास्ट बाद में क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट होता है, जो इरिवर्सिबल है। क्लोरोप्लास्ट तो क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो जाएगा, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में चेंज नहीं हो सकता है। क्लोरोप्लास्ट कैन मॉडिफाइड टू क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट कैन मॉडिफाइड टू क्रोमोप्लास्ट, बट क्रोमोप्लास्ट कैन नॉट मॉडिफाइड टू क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो जाएगा, और जब क्रोमोप्लास्ट में आएगा तो इसमें डिफरेंट पिगमेंट आ जाएगा। येलो पिगमेंट हो सकता है, जैंथोफिल हो सकता है, कैरोटीन हो सकता है, कोई भी और पिगमेंट हो सकता है। यानी जो क्लोरोफिल कैरोटीन में कन्वर्ट हो सकता है। क्लोरोफिल आपको और भी अदर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो सकता है, जो अलग अलग कलर देगा। हाउ डू फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक्वायर वेरिड कलर? अब वही आ रहा है। प्लास्टिड कंटेन पिगमेंट अदर देन क्लोरोफिल, फ्लावर पेटल्स और फ्रूट, ये दो प्लांट के दो पार्ट है जिसमें क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। तो क्रोमोप्लास्ट कहां पाया जाता है? प्रेजेंट इन पेटल्स ऑफ फ्लावर, कुछ केसेस में सेपल्स में भी होता है, बट पेटल्स ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट स्किन और फ्रूट स्किन में सबसे ज्यादा फ्रूट स्किन में क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। कुछ फ्रूट पल्प में भी पाया जाता है। फिर फ्रूट के सीड कोट में क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। तो फ्रूट में कहा? मेनली फ्रूट स्किन और सीड कोट, इन दोनों में क्रोमोप्लास्ट बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। कुछ एक ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनके फ्रूट पल्प में भी पाया जाता है। फ्रूट पल्प ऑफ फ्यू फ्रूट्स,
फ्यू फ्रूट्स, इसके कारण उनका फ्रूट्स पल्प गुदा अलग कलर का होता है। जैसे एप्पल के फ्रूट पल्प में क्रोमोप्लास्ट नहीं होता, उसमें ल्यूकोप्लास्ट होता है, जिसके कारण वो पीलापन लिए सफेद रंग का होता है। आगे आप कोई भी फ्रूट खाइए, आगे आप कोई भी फ्रूट खाइए, उसको गौर से देखिए और इमेजिन कीजिए कि इसका स्किन अगर रेड है, इसका मतलब इसमें क्रोमोप्लास्ट है, इसका स्किन अगर येलो है, इसका मतलब अवश्य इसमें क्रोमोप्लास्ट है। उसके बाद स्किन को हटाने के बाद जैसे ही आप उसका पल्प खाइएगा, गुदा खाइएगा, तो काटने से पहले, बाइट लेने से पहले दिमाग में बैठाइए कि अरे मैं तो इसका गुदा नहीं खा रहा हूं, मैं क्या खा रहा हूं, ल्यूकोप्लास्ट खा रहा हूं, मैं ल्यूकोप्लास्ट खा रहा हूं। इसे एक चीज और समझ में आता है कि ल्यूकोप्लास्ट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट स्टोर होता है, सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट स्टोर ल्यूकोप्लास्ट में ही होता है, सबसे ज्यादा एनर्जी स्टोर ल्यूकोप्लास्ट में ही होता है। तो कहता है प्लास्टिड कंटेनिंग पिगमेंट अदर देन ग्रीन आर क्रोमोप्लास्ट। क्रोमा, ग्रीक में क्रोमा का मतलब कलर होता है। अभी मैं एक बात और बतला रहा हूं, एक और आपको बतलाता हूं। अगले 5 से 10 सालों के अंदर आपका पूरा बायोलॉजी और भी चेंज होने जा रहा है, पूरा बायोलॉजी चेंज होने जा रहा है। अभी जो आप बढ़ रहे हैं ना कि ग्रीक वर्ड है या ग्रीक के लोगों ने इन्वेंशन किया या ये किया, वो सब खत्म होने जा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने हमारे देश के नॉलेज को चुराया और सबसे बड़े बड़े चोर जाकर बैठे, वो कुछ ग्रीक जाकर बैठे, कुछ यूरोपियन कंट्री में जाकर बैठे और वहां से हमको पढ़ाना शुरू किए, और वो ऐसी ऐसी कहानियां भी गढ़े जिनका वास्तव में कोई कैरेक्टर नहीं आ रहा है। कल के डेट में आपको पता चला कि पाइथागोरस नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं, थेल्स नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं, सब मन गढ़ंत है, तो आश्चर्य की बात नहीं है, सब हमारे ही देश के ज्ञान को चुरा कर ले गए। खैर आगे बात करते हैं। देयर पिगमेंट्स मे बी येलो, ऑरेंज और रेड। तो कह रहा है कि इनमें जो पिगमेंट है क्रोमोप्लास्ट में, क्रोमोप्लास्ट के पिगमेंट ऑरेंज भी हो सकते हैं, येलो भी हो सकते हैं, रेड भी हो सकते हैं। सोर्स ऑफ ब्राइट कलर इन सच फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। और जो ब्राइट कलर होते हैं फ्लावर्स का, फ्रूट्स का, ये क्रोमोप्लास्ट के कारण होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के कारण तो हरा होगा, यानी क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल भी कई तरह का होता है, क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी। मोस्ट ऑफ में क्लोरोफिल बी होगा। क्लोरोफिल ए डार्क ग्रीन कलर का होता है, क्लोरोफिल ए डार्क ग्रीन कलर का होता है। अगली बार नेक्स्ट टाइम जब कोई भी पत्तियां देखिए, कोई भी प्लांट पार्ट देखिए, कोई भी फ्रूट देखिए, अगर वो डार्क ग्रीन है तो समझिए क्लोरोफिल ए है, लाइट ग्रीन है तो समझिए क्लोरोफिल बी है, अगर अलग कलर का है तो समझिए उसमें क्लोरोप्लास्ट है। अगर 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 वो आपको मतलब क्या कहते हैं, पिंक का होता है, केसरिया कलर का होता है, तो वो समझिए उसमें कैरोटीन है। बैंगनी पर्पल कलर का है, पर्पल कलर का समझिए उसमें कैरोटीन है। तो आगे आपको और ये मेमोराइज करने में आसान होगा। बाजार में जब घूमिए, किसी प्रोडक्ट को देखिए, किसी फ्रूट को देखिए, तो अपने दिमाग में दौड़ाइए, अच्छा ये हरे रंग का है, अच्छा इसका मतलब इसमें क्लोरोफिल है। अच्छा ये डार्क ग्रीन है, अच्छा इसमें क्लोरोफिल ए है। अच्छा ये लाइट ग्रीन है, इसमें क्लोरोफिल बी है। अच्छा ये इस कलर का है तो कैरोटीन है या क्रोमोप्लास्ट। ऐसा सोचिए ताकि आपको ध्यान में रहेगा और बायोलॉजी पढ़ने में, साइंस पढ़ने में और आपको मजा आएगा। एक बात जान लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने में और तब बहुत अधिक मजा आता है जब हम उसको लाइफ के इवेंट से जोड़ते रहते हैं। हमारे दैनिक जीवन में जो घटनाएं होती है उनसे जोड़े रहते, डेली लाइफ में होने वाली इंसिडेंट से अगर जोड़े रहेंगे तो आपको पढ़ने में आनंद आएगा, अदरवाइज वो सब्जेक्ट आपको बोझिल लगेगा। पानी में जैसे देखिए, अच्छा ये तो H2O है, आप H2O को भी साथ में रखिएगा तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। आपको अगर ठंडा महसूस हो रहा है तो आप समझिए कि अच्छा ठंडा महसूस हो रहा है, इसका मतलब अवश्य हमारे बॉडी के सरफेस पर वाटर इवेपोरेट हो रहा है। या आप समझिए कि अच्छा यह हो सकता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है और बाहर का टेम्परेचर कम है। अगर ठंड लग रही है इसका मतलब समझिए कि हमारे बॉडी से हीट निकल रहा है, गर्मी लग रही है तो समझिए कि हमारे बॉडी में हीट आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब कि थोड़ा सा अपने
जो जो भी चीजें देखते हैं, जो या फील करते हैं, उनसे थोड़ा सा जोड़िए, आपका बस ही साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होगा, फिर आपको साइंस पढ़ने में आनंद आएगा, बोरिंग नहीं महसूस होगा। करे ब्राइट कलर क्यों, ब्राइट कलर क्यों, वाइट वाइट ब्राइट कलर, तो ब्राइट कलर इज ओनली टू अट्रैक्ट पोलिनेटर्स, ब्राइट कलर इज टू अट्रैक्ट पोलिनेटर। ब्राइट कलर किसमें, खासकर पेटल्स का, पेटल्स का कलर ब्राइट होता है, पेटल्स का कलर ब्राइट होता है। अब सारे पेटल्स का कलर ब्राइट नहीं होता है, जो क्रॉस 10th क्लास में या इसी में जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसी में आगे रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि कुछ प्लांट में क्रॉस पोलिनेशन होता है, कुछ में सेल्फ पोलिनेशन होता है। तो क्रॉस पोलिनेटेड फ्लावर्स का पेटल ब्राइट कलर का होता है। फॉर पोलिनेटर्स एंड फूड ईटिंग एनिमल्स दैट हेल्प इन सीड डिस्पर्सल, तो ये कलरफुल क्यों होता है, इनके पीछे इनका अपना स्वार्थ होता है। हर प्लांट का फ्रूट देखिएगा, प्लांट का फ्रूट टफ सीड कोट में रहता है, और वो इतना ज्यादा टफ होता है सीड कोट कि डाइजेस्टिव एंजाइम भी बेअसर होता है। और फ्रूट फ्रूट जो होता है, जो पकने के बाद तो उसका उसमें वो टेस्ट भी होता है, टेस्ट होता है, कलर्स का होता है, ताकि एनिमल उस फ्रूट को पहचाने, उसको खाए, उनके सीड कोड को पार्शियली डाइजेस्ट करे, उन पे केमिकल रिएक्शन हो, सीड कोड को कमजोर करे, ताकि अगली बार जो वो उसके मल के द्वारा, उसके गोबर के द्वारा, उसके पॉटी के द्वारा बाहर निकले तो उसका सीड कोट ऑलरेडी कमजोर हो चुका हो सकता है एंजाइमिक रिएक्शन के कारण, और आसानी से जैसे ही उसको मॉइस्चर मिले वो आसानी से जर्मिनेट हो सके। हर चीज का एक रीजन होता है। सम प्लास्टिड लैक पिगमेंट, दे आर कलरलेस और ल्यूकोप्लास्ट। इन ग्रीक ल्यूकोस मीन्स व्हाइट। ल्यूकोप्लास्ट स्टोर फूड मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन। और प्लांट में ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, क्या करता है, प्लांट प्रोडक्ट को स्टोर करता है। अब इसको अलग अलग नाम से देते हैं, है ना, अलग अलग नाम से देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ल्यूकोप्लास्ट इन पोटैटो एंड टारो स्टोर स्टार्च। पोटैटो में, आलू में, या टारो, कोला, केसिया, या आप कहिए शकरकंद हो गया, या अभी ओल हो गया, या और भी चीज है, या मूली है, रेडिश है ना। तो इन सब में जो ल्यूकोप्लास्ट है, ये न्यूट्रिएंट को स्टोर करता है, स्टार्च को स्टोर करता है। तो मेनली ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन को स्टोर करता है। ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च, ऑयल और या फिर प्रोटीन को स्टोर करता है, जबकि क्रोमोप्लास्ट मोस्टली ग्लूकोज को, स्टार्च को स्टोर करता है। अब आता है वैक्यूल, ऑर्गेनल फॉर स्टोरेज एंड सपोर्ट। प्लांट में वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं। तो प्लांट में दो स्टोरेज ऑर्गन हम लोग पढ़े, प्लास्टिड और वैक्यूल। प्लास्टिड सच एज क्लोरोप्लास्ट हेल्प प्लांट टू प्रोड्यूस फूड एंड टेम्पोरेली स्टोर। तो प्लास्टिड में फूड का स्टोरेज टेम्पोररी होता है, परमानेंट नहीं होता है। परमानेंट स्टोरेज कहाँ होता है, तो परमानेंट स्टोरेज वैक्यूल्स में होता है। अदर प्लास्टिड ल्यूकोप्लास्ट हेल्प इन स्टोरिंग फूड, यानी क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट ये दोनों फूड स्टोरेज में हेल्प करता है, जबकि इनमें जो स्टोरेज होता है टेम्पोररी होता है, परमानेंट स्टोरेज किसमें होता है, वैक्यूल्स में होता है। इन मैच्योर प्लांट सेल देयर इज वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल सराउंडेड बाय सिंगल सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। मैच्योर प्लांट में बड़ा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, जो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। वैक्यूल वाटरी फ्लूइड के से भरा रहता है, जिसको सैप कहते हैं। आगे पूछे आपसे व्हाट इज सैप, सैप इज वाटरी फ्लूइड filled in vacuoles. Vacuole store water, mineral, sugar, waste material. Vacuoles में वाटर, मिनरल, शुगर, वेस्ट मटेरियल का स्टोरेज होता है। कभी कभी न्यूट्रिएंट भी स्टोर करता है। बाय स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, वैक्यूल्स हेल्प टू मेंटेन प्रेशर इनसाइड द सेल।
और इसका रोल क्या है, तो वैक्यूल का दो रोल है। पहला रोल है स्टोरेज ऑफ वाटर, मिनरल, शुगर एंड अदर वेस्ट मटेरियल। दूसरा रोल क्या है, वैक्यूल मेंटेन प्रेशर इनसाइड द सेल दैट कीप प्लांट सेल फर्म। इसके अंदर के वैक्यूल अपने अंदर के टर्जिट प्रेशर को बढ़ा देता है, जिसके कारण वो फर्म रहता है, कठोर रहता है। प्लांट डू नॉट गेट इनफ वाटर, वैक्यूल लूजेस वाटर, द सेल बिकम लेस फर्म। ठीक है, जब प्लांट्स को पानी की कमी हो जाती है, हमारे बॉडी में जैसे जब हमारे बॉडी में जब वाटर की कमी आती है, तो पहले हमारा क्या होता है, यूरिन का कलर पीला होने लगता है, हमारे होंठ सूखने लगते हैं, है ना, कंठ सूखने लगता है। प्लांट में जब वाटर की कमी आती है तो क्या होता है, इनका जो वैक्यूल्स है, वैक्यूल से पानी निकलने लगता है, और वैक्यूल से पानी निकलने के कारण वो जो सेल है, सेल वॉल कमजोर होने लगता है। एंड प्लांट गेट विल्टेड, यानी जब वैक्यूल से पानी निकलता है तो वो लेस फर्म हो जाता है, कम कठोर हो जाता है, और दैट गेट्स विल्टेड, और वो पत्ती मुरझा जाता है, वो पार्ट मुड़ जाता है। ठीक है, इन एनिमल सेल वैक्यूल्स आर समटाइम्स प्रेजेंट, कुछ में एनिमल सेल प्रेजेंट रहता है, अल्दाउ दे आर नॉट एज लार्ज एज प्लांट वैक्यूल्स, दे हेल्प इन टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ मटेरियल। और एनिमल्स में भी वैक्यूल पाए जाते हैं, एनिमल के वैक्यूल छोटे छोटे होते हैं और न्यूमरस होते हैं, बड़े वैक्यूल्स नहीं पाए जाते हैं प्लांट की तरह। प्लांट का वैक्यूल बड़ा होता है या बहुत ज्यादा नंबर में पाया जाता है, एनिमल्स से वैक्यूल्स कम होते हैं, छोटे होते हैं, क्योंकि एनिमल में एक टेम्पोररी स्टोरेज की जरूरत पड़ती है। फिर भी एनिमल के कुछ सेल्स में जैसे मसल सेल्स में, या फिर आप कहिए कि स्किन में, कुछ जगहों पर वैक्यूल्स होते हैं जहां पर न्यूट्रिएंट या सब्सटेंस की स्टोरेज की आवश्यकता होती है। तो ये एक बात जान लीजिएगा कि वैक्यूल्स उसी ऑर्गन में पाया जाएगा जिनका इंपॉर्टेंट रोल स्टोरेज करना होगा। हमारे बॉडी में ज्यादा वैक्यूल नहीं पाया जाता है, यही कारण है कि हम न्यूट्रिएंट स्टोर नहीं कर सकते। जैसे कैमल का हम्प में काफी ज्यादा वैक्यूल होता है, जिसके कारण कैमल अपने हम्प में फूड स्टोर कर लेता है। इसी तरह से स्नेक में या जो हाइबरनेशन में जो ऑर्गेनिज्म जाते हैं, हाइबरनेटिंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में वैक्यूल पाया जाता है ज्यादा, ताकि वो फूड स्टोर, न्यूट्रिएंट स्टोर कर सके। हम लोग में अभी एबिलिटी नहीं आई है, हो सकता है कल के डेट में हम लोग ज्यादा दिन पर खाने लगेंगे तो धीरे धीरे हमारे भी सेल को महसूस होगा स्टोर करने की आवश्यकता, क्योंकि आवश्यकता ही ना सिर्फ आविष्कार की जननी है, बट आवश्यकता ही इवोल्यूशन की जननी है। इवोल्यूशन हुआ है एज पर रिक्वायरमेंट। अगर हमारे बॉडी को भी कभी फूड स्टोरेज की आवश्यकता पड़ेगी तो हमारा बॉडी वैक्यूल्स बनाना शुरू कर देगा। आज की क्लासेस इतने ही। नेक्स्ट से हम बात करेंगे डीएनए वगैरह की हम बात करेंगे। ठीक है, आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लासेस आपको मंडे को होगा। मंडे की क्लासेस भी बहुत ही एस्ट्रोनिशिंग मजेदार होगा, और शाम में तैयार रह जाइएगा एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।